हेलो बच्चों। तो मैं अपना इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हम लोगों ने प्रकाश पाठ का पहला पाठ जो है वो हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसका पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 2 में आज का हम लोगों का टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए कि हम लोग जो है एक मिरर के सामने खड़े हैं। मिरर मतलब एक आईना के सामने खड़े हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि मिरर के अंदर हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा। उस इमेज में हम लोग क्या है अपने आप को साफ साफ देख पाएंगे। वहाँ पे सिर्फ फर्क इतना ही होगा कि हम लोगों का दाहिना हाथ जो है वहाँ पे हम लोग को बायां हाथ की तरफ बायां हाथ के जैसा नजर आएगा और बायां हाथ जो है वो दाहिना हाथ के जैसा नजर आएगा। अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो ठीक। अब इसी चीज को यदि हम लोग यानी कि अपना जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को यदि हम लोग पानी के ऊपर देखा जाए, यानी कि अगर किसी पात्र के ऊपर यदि पानी भरा हुआ है और उसमें यदि अगर हम लोग झांकें तो हम लोगों का वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। वहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा, मिरर में भी प्रतिबिंब बनेगा। यदि किसी स्टील का जो थाली होता है घर में, अगर उसको सामने रखकर अगर हम लोग उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ भी हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब यदि हम लोग के घर के अंदर जो चम्मच होता है, स्पून, उस स्पून में अगर हम लोग इस तरह करके अपना चेहरा देखें तो वहाँ भी हम लोगों को अपना चेहरा दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। इन सभी केसों में प्रतिबिंब का स्वरूप जो होगा वो अलग अलग होगा। कांच के सामने, यानी कांच में जब हम लोग अपना चेहरा या अपना चेहरा देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों का जो प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। उसी प्रकार यदि हम लोग पानी के तल पे जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वहाँ पे जो हम लोगों का जो प्रतिबिंब होगा वो कांच की तुलना में वहाँ पे कुछ धुंधलापन दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से यदि थाली में देखें या यदि अगर हम लोग चम्मच में देखें तो चम्मच में देखने पे क्या होगा, हम लोगों का प्रतिबिंब जो कुछ आढ़ा टेढ़ा या उल्टा सीधा ऐसा कुछ नजर आएगा। तो इस चीज का कारण क्या है? इस चीज का कारण है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ एक बात, जैसे मान लिया कि हम लोगों के पास ये एक सरफेस है। ये सरफेस किस चीज का बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। कांच यानी कि ग्लास का बना हुआ है। इसका ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस यानी कि पीछे वाला सरफेस, कांच का दो सरफेस होगा, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। तो पीछे वाला जो सरफेस है उस सरफेस में यदि हम लोग क्या करें, किसी तरह का कोटिंग कर दें, किसी भी चीज का यदि कोटिंग कर दिया जाए तो क्या होगा, देखा जाए कि लाइट यदि उस पे इस तरह पर अगर आपतित हो रहा है, यानी कि इस सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। इस सतह पर लाइट जो है यानी प्रकाश जो वो आपतित हो रहा है। हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि प्रकाश जो है यहाँ पे आपतित हो रहा है? एरोहेड जो मैंने बोला था वो एरोहेड, ये एरोहेड देने का मतलब हुआ कि प्रकाश जो है ऊपर से इस कांच के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद क्योंकि कांच का जो दूसरा जो हिस्सा है यानी कि पीछे वाला हिस्सा है उसमें कोटिंग किया हुआ है, तो क्या होगा उस समय, वो इस दूसरे वाले हिस्से को पार करके नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कांच वायु माध्यम से आते हुए यदि ये जो माध्यम है, ये जो कांच है, इस पे तक जब टकरा रहा है प्रकाश, तो क्या होगा, प्रकाश का मार्ग जो है वो बदल जा रहा है। प्रकाश का मार्ग बदल जा रहा है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। हम लोगों के पास एक दूसरा घटना भी हो सकता है कि मान लिया जाए कि ये जो है ये कांच है
पारदर्शक कांच। पारदर्शक मतलब हम लोग यदि कांच हम लोग के सामने है तो हम लोग आगे पीछे की वस्तु को इस कांच के माध्यम से देख सकते हैं। और ये दोनों कांच में डिफरेंस क्या है, इस कांच का जो बैक सरफेस है वो पॉलिश्ड किया हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किस तरह का कांच का इस्तेमाल किया है, जो घर में हम लोग आईना रख देखते हैं जिसमें चेहरा देखा जाता है, उस तरह का कांच का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने बताया कि मोबाइल का जो गोरिल्ला ग्लास होता है वो हो गया एकदम पारदर्शक माध्यम, या जो दीवाल घड़ी के ऊपर जो कांच होता है, या हम लोग का जो रिस्ट वॉच होता है उसके ऊपर जो कांच होता है वो है पारदर्शक माध्यम, ठीक है, क्योंकि उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो उसी तरह का यदि हम लोग कांच ले यानी ग्लास ले, अब प्रकाश जो है यहाँ पर यदि आपतित होता है तो चूंकि इसका जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो दूसरा हिस्सा वो कोटेड नहीं है, यानी कि वो किसी चीज से रंगा हुआ नहीं है, तो प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश में क्या परावर्तन होगा, हो सकता है कुछ हद तक परावर्तन होगा, लेकिन इस केस में प्रकाश जो है वो क्या करेगा, उस कांच को भेदते हुए आगे की ओर निकल जाएगा। कांच जो है, प्रकाश जो है कांच को भेदते हुए आगे की ओर निकल जाएगा, यानी कि बाहर की ओर निकल जाएगा। इसका मतलब ये जो है, ये कांच है, इसको भेदते हुए ये प्रकाश जो है ये क्या करेगा, ये इस तरह से बाहर निकल आएगा। तो इस घटना में इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे देखा गया क्या कि प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है, आने के बाद परावर्तक सतह से टकरा रहा है, टकराने के पश्चात प्रकाश जो है फिर वापस उसी माध्यम में रिटर्न हो जा रहा है। जिस माध्यम से प्रकाश आया था ठीक उसी माध्यम में रिटर्न हो गया। इसमें क्या देखा गया कि प्रकाश जिस माध्यम से आया उसके बाद दूसरे माध्यम को छेदते हुए फिर एक तीसरे माध्यम या तो फिर पहले माध्यम में वापस वो चला गया। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो दूसरा माध्यम है वो किस चीज का है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्तन। किसका वर्तन, प्रकाश का वर्तन, ठीक। तो यदि प्रकाश अगर कांच के ऊपर यदि आपतित हो तो दो तरह का घटना देखा जा सकता है। पहला घटना हो गया ये परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन, और जो दूसरा घटना हो गया उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्तन, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग का फोकस जो होगा वो इस टॉपिक के ऊपर रहेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। डिटेल्स में देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर एक एरो हेड जो है वो बनाना पड़ेगा। चलिए फिर से उसी डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का प्लेन सरफेस जिसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, कोटेड किया हुआ है। कोटेड, ये जो हिस्सा है ये है कोटेड, इसको हम लोग बोल सकते हैं रंगा हुआ, ठीक है। इस सरफेस यानी कि इसका जो पिछला हिस्सा वो कोटेड है, और जो ऊपर का जो सतह है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो प्रकाश जो है वो इधर से आया, यानी कि प्रकाश जो है वो एक माध्यम से होते हुए आया, वो क्या किया, इस मिरर के जो परावर्तक सतह है उस पर आपतित हुआ। आपतित होने के बाद इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश जो है वो उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जा रहा। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी निर्दिष्ट माध्यम यानी कि इधर जो माध्यम है वो क्या है, वो निर्दिष्ट माध्यम है। इधर का माध्यम के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे, इधर के माध्यम के बारे में बोल रहे हैं कि इधर क्या है, प्रकाश का माध्यम जो वो निश्चित है। तो किसी निश्चित माध्यम से प्रकाश की किरण चलती हुई यदि किसी सरफेस, किस तरह का सरफेस, चिकना व चमकदार। किस तरह का सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, चिकना होगा या तो फिर चमकदार। चिकना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्मूथ और चमकदार को बोलते हैं शाइनिंग।
तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होगा, वो होगा स्मूथ या तो फिर शाइनी, दोनों होगा। तो किसी निर्दिष्ट माध्यम से प्रकाश की किरण चलती हुई यदि चिकनी या चमकदार सरफेस या सतह पर आपतित होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है प्रकाश, इससे क्या हुआ, आपतित हुआ। इसलिए ये जो पार्ट है इसको यदि हम ए बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो ए ओ जो है वो क्या हुआ, आपतित किरण। इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। तो ये जो प्रकाश किरण है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो प्रकाश की किरण आपतित होकर कहां पर, परावर्तक सतह पर आपतन के पश्चात, परावर्तक सतह पर आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या होगा, उसमें परावर्तन होगा। तो परावर्तित होने के बाद वो फिर वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो ये जो किरण है यानी कि ओ से बी, ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित, क्या कहेंगे, परावर्तित। और इस किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस किरण को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। इस किरण को क्या कहेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे दो तरह का किरण होगा, एक होगा आपतित किरण और दूसरा होगा परावर्तित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होगा, परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश किसी निर्दिष्ट माध्यम से चलती हुई यदि चिकने एवं शाइनी या चमकदार सतह पर आपतित होती है और परावर्तित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, या पुनः उसी माध्यम में विचलित हो जाती है, उस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए दो किरण जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा किरण, एक हो गया आपतित किरण जिसे हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो है परावर्तित किरण जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। और ये जो सरफेस है, जिस सरफेस से प्रकाश जो है वो आपतित हो रहा है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, कहाँ मैंने लिख दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि ये जो सरफेस है, जिस सरफेस से प्रकाश जो आ रहा है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कांच है, इस कांच का जो ऊपरी सतह है जहाँ पे प्रकाश जो वो आकर आ रहा है ऐसे, फिर यहाँ से फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इस कांच की सतह को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा ये कैसा होगा, ये चिकना और चमकदार, साथ ही साथ समतल भी होना चाहिए, मतलब बराबर। ठीक है, तो परावर्तक सतह जो है वो कैसा होना चाहिए, परावर्तक सतह चिकना, चमकदार एवं समतल होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये सब कंडीशन अगर हम लोग रखेंगे, परावर्तक सतह का चिकना, शाइनी यानी चमकदार, और लास्ट समतल, तो उस पर यदि प्रकाश की किरण आती है तो उसमें परावर्तन ही होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। तो उस घटना को ही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं फिर ये जो प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है, इसके लिए क्या होता है कि प्रकाश जो है ये कुछ सर्टेन नियम को फॉलो करता है, उस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। क्या कहेंगे, परावर्तन का नियम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो प्रकाश जो आ रही है, परावर्तक सतह पर आपतित हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के पश्चात क्या हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करता है, उस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला नियम क्या है, यहाँ पे कुल मिलाकर दो नियम है। पहला नियम जो है वो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब ये अभिलंब है क्या? तो पहले मैं अभिलंब दिखा देता हूँ। अभिलंब हो गया इस पॉइंट पर यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए यानी कि लंब ड्रॉ किया जाए, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। तो यहाँ पे ओ ए क्या हो गया? आपतित किरण, उसके बाद ओ भी जो है वो क्या हो गया? परावर्तित किरण, और सी ओ जो है वो क्या हो गया? वो है अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब समझ में आया। तो यहाँ पे जो पहला नियम है वो है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है, जो दर्पण है यानी जो सरफेस है यानी जो सतह है, वो सतह के एक ही ओर स्थित होंगे, एक ही ओर स्थित होंगे यानी कि नीचे नहीं, एक ही ओर। जिधर आपतित किरण रहेगा, जिधर परावर्तित किरण रहेगा, उसी ओर क्या होगा? अभिलंब होगा। और ये तीनों जो है वो क्या होगा? एक ही ओर स्थित होगा। क्या होगा? एक ही ओर स्थित होगा। तो पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सतह के एक ही ओर स्थित होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, यहाँ पे आपतित किरण जो है, ये जो अभिलंब है, इसके साथ कुछ कोण बना रहा है। उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आई। आई मतलब हो गया आपतन कोण। ये जो आई है इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी इसके साथ एक कोण बना रहा है। उस कोण को हम लोग कहते हैं आर। आर हो गया परावर्तित या परावर्तन कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो जो द्वितीय नियम है, उस नियम के अनुसार कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान सदैव बराबर होगा। मतलब हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल टू आर। आई का जो मान होगा वो आर के मान के बराबर होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आई मतलब क्या हुआ? एंगल ए ओ सी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये दोनों जो एंगल है इसका मान क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, हमेशा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर दो नियम है। पहला नियम मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वो दर्पण के या सतह के एक ही ओर स्थित होंगे। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा, सदैव बराबर होगा। कब? जब प्रकाश का परावर्तन जो है वो चिकना, समतल और शाइनी सतह से होगा तब। ठीक है, तो दो जो है इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर लॉ है, तो दोनों लॉ को याद करना है, बढ़िया से याद रखना है। ठीक, अब ये जो I इज इक्वल टू आर हुआ, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर I का वैल्यू, अगर हम लोगों के पास दिया हुआ है I का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, मान लिया जाए, एक प्रश्न आता है एग्जाम में, पूछ दिया जाए कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री है तो R का मान कितना होगा? बिल्कुल आसान, R का मान 30 डिग्री होगा। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि I जो है वो 45 डिग्री है तो R का मान कितना होगा? R का मान भी 45 डिग्री होगा। यदि हम लोगों से पूछा जाए I का मान 60 डिग्री है तो R का मान कितना होगा? R का मान 60 डिग्री होगा। यदि हम लोगों से पूछा जाए R का मान 75 डिग्री है तो R का मान कितना होगा? R का मान भी 75 डिग्री होगा। यदि हम लोगों से पूछा जाए I इज इक्वल टू 90 डिग्री तो R का मान कितना होगा? 90 डिग्री। आंसर इज रॉन्ग, R का मान होगा 0 डिग्री। कैसे? लेट अस सी, इस चीज को हम लोग देखते हैं। I इज इक्वल टू जब 90 डिग्री है तो R का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कैसे? देखते हैं फिगर से। चलिए फिर से हम लोग इसको मैच करते हैं, मिलाते हैं, करते हैं। तो
ऐसे। ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। आई का मान 90 डिग्री, इसका मतलब जो किरण जो है, जो आपतित किरण है, यानी जो इंसिडेंट रे है, वो क्या हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली, यानी कि परपेंडिकुलरली वो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि आ रहा है। परपेंडिकुलरली आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे निशान कर देने का मतलब हो गया कि इस एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। यानी कि इंसिडेंट रे जो है वो उस बिंदु पर आया, परावर्तक सतह पर आया, उसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन में क्या कोई एंगल होगा, क्या इधर होगा या इधर होगा, किधर होगा, वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा उसी रास्ते की ओर, उसी रास्ते की ओर। यानी कि प्रकाश जो है यदि 90 डिग्री पर आपतित हो, यानी प्रकाश की किरण यदि लंबवत किसी परावर्तक सतह पर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात वो फिर वापस उसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि यदि प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर किसी सतह पर आपतित हो या लंबवत किसी सतह पर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी दिशा में चली जाएगी, यानी कि जिस दिशा से आई थी बिल्कुल उसी दिशा में चली जाएगी। तो चली जाएगी का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो रे जो था उसके साथ अगर उसी दिशा में रे अगर जा रहा है, यानी कि पहला जो रे आया इस तरह से और दूसरा जो रे है वो इसी के ऊपर जा रहा है, तो पहला वाला एंगल तो परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जो दूसरा वाला रे है वो क्या किसी तरह का एंगल फॉर्म कर रहा है, जो इंसिडेंट एंगल है उसके इंसिडेंट रे के साथ नहीं। तो इसलिए इस केस में I इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो R का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। क्या होगा क्वेश्चन कि यदि प्रकाश की किरण किसी पर सतह पर लंबवत या 90 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो हम लोगों को लिखना होगा परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। या ऐसे भी पूछा सकता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, तो क्या वहां पे प्रकाश का परावर्तन हम लोगों को दिखाई देगा, तो दिखाई तो नहीं देगा, हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि परावर्तन तो उसी दिशा में हो रहा है, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित कुछ नियम। अब यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो चिकना सतह में हो रहा है, वो चिकना सतह में हो रहा है। तो चिकना सतह में होने से क्या हो रहा है कि प्रकाश के मार्ग में बाधा आ जाने के कारण वो अपना मार्ग परिवर्तित कर दे रहा है। प्रकाश के मार्ग में बाधा आ जाने के कारण वह अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित कर दे रहा है। तो यदि ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्रकाश जो है वो ऐसे आया, ठीक। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहता, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहता तो प्रकाश क्या करता, प्रकाश के मार्ग में अगर बाधा नहीं होता तो वो क्या करता, वो इस तरह से पार हो जाता। यदि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहता तो, ठीक। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहने की वजह से प्रकाश के मार्ग में क्या हुआ, बाधा हुआ, जिसकी वजह से ही वो क्या कर रहा, वो यहां से विचलित हो जा रहा, वो क्या कर रहा है, यहां से विचलित हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विचलन है, यानी कि जो डेविएशन है, वो कितना, यानी कि अगर ये परावर्तक सतह यदि नहीं रहता तो प्रकाश तो सीधा निकल जाता, लेकिन परावर्तक सतह रहने के कारण प्रकाश जो वो इस बिंदु से अपना रास्ता जो वो मुड़ जा रहा है, उसका रास्ता वो यहाँ से किधर चला जा रहा है, ऊपर की ओर चला जा रहा है, यानी कि उसके मार्ग में विचलन हो रहा है। तो विचलन का मतलब कितना हुआ, ये जो एंगल है, इसी एंगल ही को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हिंदी में कहा जाता है विचलन। क्या कहेंगे हम लोग, विचलन। तो इस एंगल ऑफ डेविएशन का जो मान है वो मान होगा कितना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर उसी तरह से नॉर्मल को यदि अगर हम लोग ड्रॉ कर दें और सबका नाम लिख दें, A O B, इसको C करार दे दें, इसको D करार दे दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। क्यों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए I और R एज्यूम किया हुआ है। तो A O B जो है उसका मान कितना होगा, I प्लस R। तो एंगल
ए ओ बी जो है उसका मान कितना होगा आई प्लस आर, यानी कि दोनों को यदि हम लोग सम कर दें तो क्या होगा, एंगल ए ओ बी का मान मिल जाएगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है, ये मान, यानी कि डी ओ बी निकालना है, हम लोगों को डी ओ बी निकालना है। तो हम लोगों को पता क्या है कि एक बिंदु पर यदि एक तरफ देखा जाए कोण तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग को पता है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है या कोई भी एक रेखा है, यदि उसके ऊपर एक तरफ यदि कोण देखा जाए तो कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए ओ बी और डी ओ बी इसका मान कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एंगल ए ओ बी का मान कितना है, आई प्लस आर। तो एंगल डी ओ बी बराबर 180 माइनस एंगल ए ओ बी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आर, ये लिख सकते हैं। अब यदि अगर हम लोग पूरा को आई आर को यदि हम लोग पकड़ लें कि आई बराबर थीटा और आर बराबर भी थीटा, ठीक है। क्यों थीटा, क्योंकि आई का जो मान होगा आर का भी मान तो उतना ही होगा। तो आई बराबर यदि हम लोग थीटा माने तो आर बराबर में क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा यदि अगर हम लोग पुट कर दें तो थीटा माइनस थीटा, तो एंगल डी ओ बी, इसलिए एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये तो इस समीकरण से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, थीटा क्या है, या तो आई का वैल्यू हो या तो आर का वैल्यू हो, दोनों एक ही है। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि यदि एक कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री एंगल पर किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो उसमें विचलन कितना होगा, तो विचलन कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री मतलब थीटा की जगह पे कितना, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख देंगे। इस थीटा की जगह पे ये जो थीटा है इसकी जगह पे 30 और इसको कैलकुलेट करेंगे 180 माइनस 2 इंटू 30, तो कितना मिलेगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो प्रकाश में विचलन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यानी कि अगर आई का वैल्यू 30 डिग्री है तो प्रकाश का विचलन कितना हो रहा है, 120 डिग्री, ठीक। अच्छा, इसी चीज से मैं उसी को प्रमाणित कर देता हूं। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं, यदि I इज इक्वल टू 60 डिग्री तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 माइनस 2 इंटू 60 यानी कि 180 60 दूनी 120, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह से यदि बोला जाए I इज इक्वल टू, अगर हम लोग पकड़ ले 90 डिग्री तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये कितना होगा, 180 माइनस 2 इंटू 90 यानी कि 180 माइनस 180 कितना, 0। जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो डिस्कशन किया वो हम लोग मैथमेटिकली भी प्रमाणित कर सकते हैं, उसके हम लोग मैथमेटिकली भी प्रमाणित कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि यदि कोई प्रकाश किरण लंबवत किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला है 180 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि यदि डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि आई इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि परावर्तन आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो डेविएशन कितना होगा उसमें। अगर हम लोग फॉर्मूला पुट कर दिया, देखा डेविएशन जो है कितना, 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का परावर्तन नहीं होगा, कब, जब प्रकाश किरण जो है वो परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित हो, ठीक है। तो ये था हम लोगों का फुल डिस्कशन अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्लेन सरफेस पे हो रहा है, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खुरदरा सतह पे भी हो सकता है या असमतल सतह पे भी हो सकता है, तो आंसर इज यस, हो सकता है। इसका मतलब अब हम लोग देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यानी कि परावर्तन के प्रकार वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा देखा जाए,
परावर्तन जो है दो तरह का है। एक नंबर परावर्तन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, जिसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो है उसे हम लोग बोलेंगे अनियमित, अनियमित परावर्तन, उसे हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, क्या देखा कि ए नंबर पॉइंट, इस रिफ्लेक्शन के लिए जो परावर्तक सतह है वो कैसा होना चाहिए, वो चिकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए और साथ ही साथ समतल होना चाहिए। जस्ट अनियमित परावर्तन में इसका विपरीत है। तो यदि हम लोगों से नियमित परावर्तन को परिभाषित करने बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब परावर्तक सतह यदि चिकना, चमकदार व समतल हो तो उस पर जिस तरह का परावर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। ठीक है। अनियमित परावर्तन में जस्ट इसका हम लोग उल्टा कहेंगे, क्या कहेंगे कि यदि परावर्तक सतह, चिकना का उल्टा क्या होता है, खुरदरा, चिकना का उल्टा खुरदरा, और चमकदार का उल्टा क्या होता है, कम चमकदार, जिसे हम लोग ब्लंट के नाम से भी बोलते हैं। और समतल मतलब असमतल, असमतल मतलब इस तरह का कोई प्लेस, परावर्तक सतह। तो यदि परावर्तक सतह खुरदरा या असमतल हो तो प्रकाश में किस तरह का परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन होगा। क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। कब, जब परावर्तक सतह खुरदरा या असमतल हो। ठीक। तो अगर हम लोग उसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम लोग कैसे उसका डायग्राम बना सकते हैं, उसका डायग्राम ये, प्रकाश आया, ऐसे चला गया, उसके बाद प्रकाश आया, इस तरह से चला गया, प्रकाश आया, ऐसे चला गया, प्रकाश आया, ऐसे चला गया। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है। तो यहाँ पे परावर्तक सतह जो वो कैसा है, खुरदरा या असमतल। अब यदि हम लोग नियमित परावर्तन में देखा जाए तो ये प्रकाश आया और ये इधर निकल गया, ये प्रकाश आया और ये इधर निकल गया, ये प्रकाश आया और ये इधर निकल गया, ये प्रकाश आया और ये इधर निकल गया। तो ये जो था ये हम लोग का कौन सा परावर्तन था, नियमित परावर्तन था। अब दोनों परावर्तन में हम लोगों को क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि आपतन तो हुआ, आपतन भी हुआ, लेकिन परावर्तन के पश्चात यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वो किसी एक निश्चित दिशा में जाएगा। यहाँ पे जो परावर्तन होगा यानी कि परावर्तित जो किरण होगा उसका दिशा फिक्स नहीं होगा, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक। अच्छा, दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है कि परावर्तन के पश्चात जो हम लोग को जो किरण मिल रहा है वो क्या होगा, वो हमेशा समानांतर होगा। यहाँ पे किरण जो है वो हमेशा समानांतर नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, और यहाँ पे दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है यानी कि कट जा रहा है। तो हम लोग को ये पता है कि समानांतर रेखा आपस में एक दूसरे कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पे जो परावर्तित किरण है उसमें समानांतर का गुण, समानांतर किरण का गुण नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे परावर्तित किरण में समानांतर रेखा का गुण पाया जाएगा। ठीक। तो तीन डेफिनेशन के साथ साथ अंतर भी हो जा रहा है, 3 अंतर हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा जो अंतर है हम लोग क्या कहेंगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। नियमित परावर्तन जो कांच के सामने जो परावर्तन हो रहा है, जो व्यूइंग ग्लास, जो मिरर के सामने जो परावर्तन हो रहा है वो क्या है, वो एक नियमित परावर्तन है। वहां पे हम लोग एक चीज नोटिस किए हैं कि जैसे जैसे हम लोग कांच के करीब जाएंगे लगेगा प्रतिबिंब जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है। आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं, मैं जैसे जैसे कैमरे के सामने जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे आप लोग के करीब आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कैमरे के दूर जा रहा हूँ आप लोग से मैं दूर पीछे जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है कैमरे के अंदर, तो ऑब्जेक्ट और कैमरा के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, इमेज और कैमरा के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा। कैसे, यहाँ पे मान लिया जाए यदि हम लोग के पास मिरर है, व्यूइंग ग्लास, ठीक है,
यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ये क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इस मिरर के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को इस मिरर के करीब में लेके जाए तो वो जो इमेज है, इसके अंदर जो इमेज बन रहा है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे करीब आते जाएगा। यदि इसको दूर लेके जाएं तो इमेज जो वो धीरे धीरे क्या होगा, दूर हटते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज के, ऑब्जेक्ट और जो मिरर है वो जैसे जैसे करीब में जाएगा, जो इमेज बन रहा है वो वैसे वैसे भी करीब में आएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट और जो मिरर है उसके बीच का जो दूरी है, और जो मिरर है और जो इमेज है उसके बीच का जो दूरी है वो हमेशा समान रहेगा। इसका मतलब ये जो दूरी हुआ, जितना दूरी होगा यहाँ से भी ये उतना ही दूरी में इमेज फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। किस परावर्तन के लिए, नियमित परावर्तन के लिए। तो नियमित परावर्तन में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने रिफ्लेक्शन का टॉपिक जो है ये कोशिश किया कि कम समय में खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये था जैसे जो हुआ, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पार्ट 2 के बाद जो मेरा पार्ट 3 जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या, उसमें हम लोग देखेंगे इमेज, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। एक ब्रीफ आइडिया मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, वो काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक, हम लोग देखें कि कांच के सामने यदि हम लोग खड़े हो जाए, वहाँ पे अगर अपना प्रतिबिंब को देखा जाए तो दाहिना हाथ जो है वो लगेगा क्या कि बायां हाथ, और बायां हाथ जो लगेगा क्या कि दाहिना हाथ। वो क्या है, वो तो कल्पना है, कल्पना काल्पनिक है। तो काल्पनिक होगा यहाँ पे, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। किस केस में, नियमित परावर्तन में। और अनियमित परावर्तन में किस तरह का प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को कहा जाता है वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज जो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा पार्ट 3 में हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे, और समतल दर्पण से, यानी कि ये जो समतल दर्पण है इस दर्पण से इमेज कैसे बनता है उसका अध्ययन करेंगे, और कुछ जो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।